हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मोहन सोहन सीरीज की पहली कॉमिक्स दीवाने दौलत के। दीवाने दौलत के। एक रोज सुबह बहू को जलाकर मारा, बहू जली। सुनीता दहेज की बलिवेदी पर कुर्बान, दहेज की बलिवेदी पर एक बहू और कुर्बान। वकील राम प्रकाश अखबार पढ़ रहे थे। ये खबर पढ़कर उनका चेहरा गुस्से से बुरी तरह तमतमाया हुआ था। उफ, पता नहीं हमारे देश से दहेज का ये कलंक कब मिटेगा। कब तक मासूम युवतियां दहेज की बलिवेदी पर यूं कुर्बान होती रहेंगी। कब रुकेगा खून का ये दरिंदगी भरा खेल। तभी रामप्रकाश का बेटा मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन की आयु मुश्किल से 14 वर्ष की थी, किंतु हिम्मत और साहस मानो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरों का दुख दर्द बांटने की खातिर वह मौत के मुंह में छलांग लगाने से भी नहीं हिचकिचाता था। आज पूरे शहर में मोहन नन्हे जासूस के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। गुड मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग सन। क्या बात है डैडी, आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बेटे, तुमने ठीक पहचाना। मैं इस समय वाकई बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आज फिर एक बहू को जलाया गया है। ये कोई नई बात तो नहीं है डैडी। बहुएं जलाना तो आज हमारे समाज का फैशन सा बन चुका है। वह कौन सा मनहूस दिन नहीं है जब कहीं कोई ना कोई मासूम बहू ना जलाई जाती हो। काश लालच का ये दानव हमारे दिल में इतनी बुरी तरह ना बैठा होता तो इतनी मासूम युवतियों को मौत का मुंह ना देखना पड़ता। दहेज रूपी काल का दानव उनको इस तरह ना निकल पाता। आज किसी भी दिन का अखबार उठाकर देख लो, तुम्हें किसी सुनीता, शालिनी या माधवी नाम की बहू के जलकर मर जाने की खबर जरूर पढ़ने को मिल जाएगी। सोचकर आत्मा खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है बेटे। अपने डैडी की भावनाओं को समझकर मोहन का दिल श्रद्धा से भर उठा। किसी ने सच ही कहा है डैडी कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरकर फूटता है। विश्वास रखिए, जुल्म और अत्याचार का ये व्यापार अब ज्यादा नहीं चलेगा। वह वक्त दूर नहीं जब हिंदुस्तान का हर नौजवान जाग उठेगा और दहेज की ये कुरीतियां हमेशा हमेशा के लिए इस देश से मिट जाएंगी। शाबाश बेटे, वह पीढ़ी शायद तुम लोगों की होगी। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, आज तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। यस डैडी, बस जा ही रहा हूँ। बाय डैडी। बाय बेटे। कितना साहसी व बुद्धिमान है मेरा मोहन। पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया था जो ईश्वर ने मुझे मोहन जैसा बेटा दिया। किसी न किसी दिन मेरा मोहन अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। काश दहेज के ऐसे लालची मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें बताऊं कि एक अबला मासूम की जान की क्या कीमत होती है। उधर जैसे ही मोहन कोठी से स्कूल जाने के लिए बाहर निकला, मोहन भैया। ओह, मुझे किसने पुकारा। चारों ओर देखने पर मोहन को अपने घर से 2-3 कोठियां छोड़कर जगत नारायण की कोठी की खिड़की में अनीता का चेहरा दिखाई दिया। शायद उसी ने उसे पुकारा था। वह उसी ओर चल पड़ा। अरे अनीता भाभी, आप। धीरे बोलो भैया, मेरा एक छोटा सा काम करोगे। क्या काम है भाभी। मेरा ये पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना, लेकिन भगवान के लिए किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। लेकिन भाभी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। कहीं घर में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया। मोहन गौर से अनीता का चेहरा देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली दुख भरी रेखाएं इस बात की चुगली खा रही थी कि वह जरूर कुछ छुपा रही है। फिर कुछ सोचकर वह आगे बढ़ गया। मोहन सुनीता से पत्र तो ले आया, परंतु मन में संशय उत्पन्न हो चुका था। उसने लेटर बॉक्स के पास खड़े होकर पत्र पर लिखा पता पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। ओह, विशालगढ़। तो भाभी अपने मायके पत्र भेज रही हैं, परंतु इस तरह घबरा कर और छिपकर क्यों। ये लालची जगत नारायण कहीं उन्हें तंग तो नहीं कर रहा। खैर, कल सुबह तो पिकनिक पर जाना है, परसों देखूंगा। उस रात मोहन की आंखों के सामने अनीता का घबराहट भरा चेहरा ही घूमता रहा। अतः सुबह जब वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। क्या बात है मोहन, सुबह से कुछ उदास से लगते हो। तबीयत तो ठीक है ना यार। मेरी तबीयत तो ठीक है, परंतु वह अनीता भाभी है ना, हमारे पड़ोसी जगत नारायण की बहू। वह मुझे कुछ बीमार सी और बहुत डरी हुई सी लग रही थी। 8 महीने पहले जब शादी हुई थी तो कैसी अप्सरा जैसी लगती थी, पर लेकिन तुम्हें क्या लगता है और तुम क्यों परेशान हो। बात यह है सोहन कि उनके घर में एक जगत नारायण की बड़ी लड़की मीनाक्षी ही खुद कुछ समझदार है। बाकी सब एक नंबर के घमंडी और लालची हैं। मुझे लगता है वह लोग भाभी को परेशान करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से जाकर पूछना। अगर
वैसी बात हुई तो हम अवश्य कुछ करेंगे, अब चिंता छोड़ो। अरे मोहन सोहन, क्या बात है, तुम लोग अभी तक खड़े हो? क्यों, कहाँ जाना है? कमाल है यार, उधर हम लोग क्रिकेट की तैयारी करके तुम लोगों की प्रतीक्षा में बोर हो रहे हैं और तुम। ओह आओ मोहन। नहीं यार, तुम लोग खेलो, मेरा मूड नहीं है। ओ प्लीज़ यार, अब चलो भी। नहीं सोहन, मेरा खेलने का मूड नहीं है। यार अब चलो भी। देखो ना मोहन, तुम ही तो हमारी क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे बॉलर हो, तुम ही नहीं खेलोगे तो। नहीं सोहन, कहा ना, खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब चलो भी यार, शायद खेलने से ही मूड ठीक हो जाए। दोनों के आग्रह करने पर मोहन विवश हो गया। दरअसल मोहन स्कूल की क्रिकेट टीम का सबसे घातक बॉलर माना जाता था। उसके बिना तो टीम अधूरी थी। कुछ देर बाद खेल शुरू हुआ। अरे, आज मोहन को क्या हो गया है, ढंग से खेल ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ यार। आज मोहन का मूड वाकई खेलने में नहीं है। नो बॉल। मोहन, इतनी सारी नो बॉल एक साथ कर दे, ये बहुत अजीब बात है। आज तो अभी तक उसे कोई विकेट भी नहीं मिला और रन भी खूब दे रहा है। यू आर राइट। खेल समाप्त होने पर, सॉरी सोहन, मैं आज ढंग से नहीं खेल पाया। तुझे मालूम नहीं है कि मैं दिमागी रूप से कितना परेशान हूँ। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अब सबसे पहले अनीता भाभी की समस्या ही हल करेंगे। आज से खेलना बंद और जासूसी शुरू। सोहन के समझाने पर मोहन को सामान्य हुआ, परंतु उसका मन वहां से वापस लौटते हुए भी बेचैन था। उसे जीवन में पहली बार ऐसी बेचैनी महसूस हो रही थी। सोहन ने मोहन के घर से कुछ दूर मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोकी। अच्छा, कल मिलेंगे, और हाँ, अनीता भाभी से जाकर जरूर पूछना उन्हें क्या परेशानी है। हाँ, मैं बात करूंगा। मोहन धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा तो उसे जगत नारायण के घर में भीड़ सी दिखाई दी। उसका माथा ठनका। अरे, ये जगत नारायण के घर में भीड़ कैसी है? वह भागता हुआ जगत नारायण की कोठी के पास पहुंचा तो उसकी माता जी भी कोठी से निकल रही थी। मम्मी, क्या हुआ? यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं? बेटा, बहुत बुरी खबर है, अनीता की मृत्यु हो गई है। क्या? अनीता भाभी की मृत्यु? ओह, ये क्या हुआ? दौड़ता हुआ मोहन तेजी से अनीता के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अनीता का बिस्तर खाली पड़ा देख मोहन ठिठक गया। ओ माफ़ करना भाभी, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। उफ, कितने जलील और कमीने लोग हैं ये, जिन्हें अपनी फूल जैसी कोमल बहू पर भी दया नहीं आई। अनीता के खाली बिस्तर को देखकर मोहन को उस दिन की याद आई जब वह पहली बार अनीता से मिला था। उस दिन अनीता दुल्हन के रूप में पहली बार जगत नारायण के बंगले में आई थी। अनीता की डोली आने के अगली सुबह मोहन की माताजी अनीता को शगुन देने आई तो मोहन भी साथ था। बहू, ये तुम्हारी मौसी हैं। इनके पति बहुत बड़े वकील हैं और ये उनका बेटा मोहन है, बहुत होनहार है। कहीं ये प्रसिद्ध बाल जासूस मोहन सोहन में से तो नहीं? हाँ, वही है हमारा मोहन। तो मेरा भैया माना हुआ जासूस है, और मैं सोच रही थी कि नए लोगों में जाकर पता नहीं कैसे गुजरे। क्यों भैया, अगर कभी मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे बचा लोगे ना? ऐसी अशुभ बातें क्यों करती हो भाभी? भगवान करे कभी ऐसा ना हो। वैसे कभी यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी भी तो याद रखना, मैं तुम्हारे लिए जान लड़ाने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अनीता की आंखों में मोहन को भाभी का नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसा स्नेह छलकता नजर आया था। अनायास ही मोहन की आंखें नम हो उठी। फिर इससे पहले कि वह आंसू पहुंच पाता, सहसा पीछे से उसकी मम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रो रहा है बेटे? अरे पगले, तू तो इतना बहादुर है कि बड़े बड़े अपराधियों से टकराकर भी तेरे माथे पर शिकन नहीं उभरती। वह और बात होती है मम्मी, परंतु अनीता भाभी, उफ, वह बेचारी तो बेमौत मारी गई हैं। क्या कह रहा है तू, बेमौत? हाँ मम्मी, अनीता भाभी वास्तव में बेमौत मरी हैं। दहेज के लालच में इन लोगों ने उनका खून किया है। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल तो नहीं हो गया तू? अनीता एक लंबी बीमारी के बाद अपनी मौत मरी है, लेकिन लगता है तेरे दिमाग पर जासूसी का भूत पूरी तरह सवार है, इसलिए तुझे हर बात में जुर्म ही दिखाई देता है। मेरी बात का विश्वास करो मम्मी। फिर मोहन ने मम्मी को बताया कि किस तरह अनीता ने छिपकर उसके हाथों अपने मायके पत्र भिजवाया था, किंतु उसकी मम्मी को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। देख बेटे, जगत नारायण जी से हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी से संबंध अच्छे होने का मतलब ये तो नहीं मम्मी कि हम उनके जुर्मों पर पर्दा डाल दें, उस मासूम की चीखों को सुनने की कोशिश ना करें जो अबला थी, बेबस थी। उफ, अब तुझे कौन समझाए। अच्छा मम्मी, इतना तो बता दो, अनीता भाभी का शव कहाँ है? उसे तो ये लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए हैं। ये सुनकर मोहन के मस्तिष्क में तेज किस्म का झटका लगा।
ओह! इसका मतलब ये हुआ कि वह लोग अपना जुर्म छिपाने के लिए अनीता भाभी के पार्थिव शरीर को जल्दी से जल्दी चिता की राख में तब्दील कर देना चाहते हैं। फिर कुछ सोचकर मोहन तेजी से पलटकर बाहर की ओर लपका। अरे! इस तरह कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया। कुछ देर बाद वह इंस्पेक्टर पंडित के सामने था। उन्हें रोकिए अंकल, वह अनीता भाभी का अंतिम संस्कार करने ले गए। मोहन, आराम से बैठो और मुझे पूरी बात बताओ। मोहन ने जल्दी जल्दी उन्हें सारी बातें बताई। तो तुम्हें शक है कि उसे उसकी ससुराल वालों ने कुछ कर दिया है? जी हाँ, लेकिन हम एफआईआर दर्ज हुए बिना क्या कर सकते हैं? आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए और उन्हें रोकिए। लाश का पोस्टमार्टम हर हालत में होना चाहिए। फिर आवश्यक कार्रवाई पूरी करके इंस्पेक्टर पंडित तेजी से हरकत में आया। कुछ देर बाद ही पुलिस की एक जीप शमशान की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। मोहन इंस्पेक्टर पंडित के साथ ही था। स्पीड और तेज करो ड्राइवर, कहीं ऐसा ना हो कि सारा खेल ही खत्म हो जाए। सॉरी मोहन बाबू, रास्ता इतना खराब है कि मैं और तेज गाड़ी नहीं चला सकता। जीप शमशान में जाकर ठीक चिता के सामने रुकी। उफ, आखिर हम लेट हो ही गए अंकल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों ने कैसे तकलीफ की? और बेटा मोहन तुम? हम लोग इधर एक मुजरिम के चक्कर में आए थे, लेकिन अफसोस कि वह हमें डॉस देने में सफल हो ही गया। लेकिन शमशान जैसी जगह में मुजरिम का क्या काम? कुछ लोग अपने पापों को छुपाने के लिए शमशान जैसी जगह को भी नहीं बख्शते अंकल। आइए इंस्पेक्टर अंकल, अब चलें। अजीब घाघ लड़का है, बातों ही बातों में ना जाने कितनी बड़ी बात कह गया। अच्छा हुआ वक्त रहते अनीता को जला दिया, वरना उधर। अब तो आपने खुद महसूस कर लिया होगा अंकल कि मेरा शक गलत नहीं था। मुझे खेद है मोहन, हम लोग वक्त पर ना पहुंच सके। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं इस केस की पूरी तफ्तीश करूंगा। यकीन रखो, अगर मुझे इन परिंदों के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत मिल गया तो मैं इन्हें सजा दिलवाए बिना छोड़ूंगा नहीं। उसी शाम सोहन और मोहन आपस में मिले। ये खबर सुनकर सोहन भी बहुत दुखी हुआ था। दोनों गंभीरता से यही सोच रहे थे कि अनीता के हत्यारों को किस तरह कानून के चंगल में फंसाया जाए। लाला जगत नारायण के परिवार ने अनीता की हत्या बहुत चालाकी से की है। ऐसा एक भी सबूत नहीं छोड़ा जिससे उन्हें हत्यारा साबित किया जा सके। लेकिन फिर भी मोहन, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह एक ना एक गलती अवश्य करता है। सवाल तो यही है प्यारे, आखिर उन लोगों ने ऐसे कौन सी गलती की होगी? वक्त का इंतजार करो और उन लोगों पर नजर रखो, कोई ना कोई सबूत अवश्य मिलेगा। मेरे ख्याल से इस तरह वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हमें कोई ना कोई ठोस स्कीम बनानी पड़ेगी। अनीता को स्वर्गवासी हुए 6-7 दिन हो चुके थे। पुलिस गुप्त रूप से तफ्तीश कर रही थी और मोहन प्रतीक्षा कर रहा था कि अनीता के मायके से कोई आए। तभी एक दिन उसे पता चला कि अनीता का भाई और पिता आए हैं। भाई साहब, मुझे आपसे अनीता भाभी के बारे में कुछ बातें करनी है। आप हमारी कोठी के पिछले द्वार पर आने की कृपा करें। आते हैं। देखें ये क्या कहता है। वे दोनों कोठी के पिछली तरफ बढ़े। समझ में नहीं आता वह लड़का क्या कहना चाहता है। किसी की बात सुनने में बुराई क्या है पिताजी? गर्मियों की दोपहर में गली सुनसान पड़ी थी। किसी ने भी उन्हें आते नहीं देखा। मोहन उन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम में ले आया। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, हम लोगों की भूख प्यास मर चुकी है। तुम ये बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन है। मैंने अनीता भाभी के बारे में कुछ बातें करनी है। बेटा, हमारी जवान बेटी मर गई है और जगत नारायण हमें धमकियां दे रहा है कि यदि हम लोग पुलिस में गए तो ये कर दूंगा, वह कर दूंगा। हर हफ्ते विशालगढ़ से तारीख पर आना पड़ेगा। पिताजी, आप भी भला, ये बच्चा क्या समझेगा? मैं सब समझता हूँ भाई साहब, आपको पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर ही पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है। अनीता भाभी का जो अंतिम पत्र आपको मिला होगा वह भी मैंने ही पोस्ट किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अनीता भाभी के जो भी पत्र हैं वह पुलिस को दे दे। इंस्पेक्टर मेरे अंकल हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। मोहन उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह इंस्पेक्टर अंकल के पास ले आया। उन्होंने वहाँ भी बेहिचक वह सारी बातें दोहरा दी। आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ हमारी मदद कीजिए। ये देखना हमारा काम है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे जगत नारायण जैसे कई कमीने मैंने सीधे किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो ये रहेगा कि मैंने जिस बेटी के लिए औकात से बढ़कर दहेज दिया, इन कमीनों ने उसी की जान ले ली। आप घबराते क्यों अंकल? भाभी के हत्यारों को हम चैन नहीं लेने देंगे। मगर कैसे बेटा? अनीता की हत्या का कोई सबूत ही नहीं है। कुदरत का कानून किसी को माफ़ नहीं करता, ना ही हमारी अदालतों की तरह उसे सबूत की ज़रूरत होती है। आप देखते जाइए, अनीता भाभी का खून एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। अनीता की मृत्यु हुए 3 महीने गुजर चुके थे। तब एक दिन मोहन इंस्पेक्टर के पास आया। अंकल, अनीता भाभी की हत्या के केस का कोई परिणाम निकला? नहीं मोहन, ना तो उसने कोई पत्र छोड़ा था और ना ही गवाह मिला है।
तुम ही वह बाहर के व्यक्ति हो जिसने उसे आखिरी बार देखा था और तुम भी कुछ नहीं जानते। और वह डॉक्टर क्या कहता है जिसने डेथ सर्टिफिकेट दिया था? वह कहता है अनीता को कैंसर था जिसका इलाज हो रहा था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तुम्हारे बयान के मुताबिक जब तुमने उसे आखिरी बार देखा तो वह घबराई हुई थी और बीमारी की वजह से भी ये हो सकता था। मोहन सहसा उठ खड़ा हुआ। अच्छा अंकल, गुड बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? किंतु फिर मोहन एक पल भी वहां नहीं रुका। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। अब मुझे सबसे पहले सोहन से मिलना होगा। वह सीधा सोहन के घर पहुंचा। सुनाओ सोहन, क्या हाल है? ठीक है, वैसे तुम सुनाओ, अनीता भाभी के केस के बारे में कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं यार, मैं अभी पंडित अंकल के पास से ही आ रहा हूँ। मोहन ने सोहन को उस डॉक्टर के बारे में बताया जिसने अनीता का इलाज किया था। तुम समझ नहीं सकते सोहन कि मेरे अंतर में नफरत की कैसी आग धधक रही है। जब तक मैं दौलत के उन दीवानों को सज़ा नहीं दिलवा दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मोहन, क्या पता भाभी कुदरती तौर पर ही। नहीं सोहन, ये नहीं हो सकता। उस दिन शाम को तुमने उनकी शक्ल नहीं देखी थी? तुमने तो देखी थी। तुमने उसी समय क्यों नहीं कुछ किया? जब तुम्हें उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वह इतनी परेशान है कि किसी भी समय कुछ हो सकता है, तो तुमने उसी समय इस हादसे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इंस्पेक्टर अंकल के पास जाते, डैडी को बताते। पर रहने दे यार, और शर्मिंदा मत कर। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। माफ़ करना यार, मैं शायद कुछ उत्तेजित हो गया था। तू बैठ, मैं अभी आया। डोंट वरी यार, दोस्ती में तो ऐसा चलता ही रहता है। कुछ देर बाद ही उनकी मोटरसाइकिल उस डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ रही थी। तुमने उस डॉक्टर का नाम डंगवाली बताया था ना? हाँ। आधे घंटे बाद ही वह डॉक्टर डंगवाल के क्लिनिक में उसके सामने बैठे थे। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक भूतपूर्व पेशेंट के बारे में मामूली सी जानकारी हासिल करने आए हैं। कौन हो तुम लोग और किस पेशेंट के बारे में क्या जानकारी चाहते हो? डॉक्टर साहब, हम अनीता गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं कि वह। अनीता गुप्ता का नाम सुनकर डॉक्टर को चौंका, लेकिन फिर वह अपने चेहरे के भावों को बड़ी खूबसूरती से काबू पा गया। अनीता के बारे में अब क्या जानना चाहते हो? अब तो उसे मरे हुए भी बहुत दिन बीत चुके हैं, और फिर मुझे ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो। मैं क्यों बताऊं आपको अपने पेशेंट के बारे में? हम उनके भाई हैं डॉक्टर, और हम केवल ये जानना चाहते हैं कि एकाएक उनकी मृत्यु कैसे हो गई। क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है, हमारी दीदी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर उनका इलाज कैसे चल रहा था? उसे क्या बीमारी थी? ओ भाई, अगर तुम लोग उसके भाई हो तो बता देता हूँ, उसे कैंसर जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं, हमारी दीदी देखने में तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती थी। बेटा, इस बीमारी में पेशेंट ऊपर से देखने पर ठीक ही दिखाई देता है। इसका मतलब है उनकी मृत्यु कैंसर से ही हुई है? बिल्कुल, किसी किस्म के वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे दीजिए, कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। दोनों डॉक्टर के पास से उठ तो आए, लेकिन उनके संदेह में कोई अंतर नहीं पड़ा था। यार सोहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ज़रूर कुछ छिपा रहा है। लगता तो है। अच्छा, अगर भाभी को कैंसर ही था तो मेरे ख्याल से इस टाइप के पेशेंट और उसे दी जाने वाली ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड भी रखा जाता होगा। हम किसी बहाने से अगर डॉक्टर का रिकॉर्ड देख सकें तो शायद बात साफ हो जाए। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ। शायद कोई तरकीब निकल आए। मैं कल 10 बजे तुम्हारे पास आऊँगा। ठीक है। सोहन से विदा होकर मोहन मोटरसाइकिल पर सवार जब अपनी गली में आया तो जगत नारायण की कोठी के बाहर 2-3 कारें और इसकी कोठी में चहल पहल देखकर चौंका। जगत नारायण के घर आज कोई खासी बात लगती है। अपनी कोठी में आकर मोहन अपनी मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी, जगत नारायण के घर आज क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटे, बहू को मरे अभी 3 महीने हुए हैं और ये बेटे का दूसरा ब्याह रचाने की सोच रहे हैं। आज जगत नारायण के लड़के को लड़की वाले देखने आए हैं। मम्मी, कुछ पता ही वाले कौन है? ये लोग कौन है? सुना है वो बहुत अमीर आदमी के हैं बेटे। लड़की के पिता तुम्हारे डैडी के अच्छे परिचितों में से ये। डैडी कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। मोहन अपने डैडी के कमरे में पहुंचा। डैडी, जगत नारायण के लड़के सुनील को देखने ये जो लोग आए हैं, ये आपके परिचित हैं क्या? हाँ बेटे, लड़की के पिता सरकारी ठेकेदार है। अक्सर कोटेशन या पेमेंट के सिलसिले में लक्ष्मण दास कचहरी आते ही रहते हैं। वहीं उनसे दोस्ती हो गई थी। वैसे बात क्या है? मोहन ने हिचकिचाते हुए उन्हें पूरी बात बता दी। डैडी, मुझे संदेह है कि जगत नारायण और उसके परिवार वालों ने मिलकर अनीता भाभी यानी अपनी बहू की हत्या की है, और इस हत्या का कारण दहेज है। इसका कोई सबूत? मेरी बात के सबूत के लिए इतना ही काफ़ी है कि अभी अनीता भाभी की मौत को चंद ही महीने गुजरे हैं और वे लोग सुनील की पुनः शादी करने का चक्कर चलाने लगे हैं। ओह, बातें तो तुम अच्छी बनाने लगे हो शर्लक होम्स साहब, लेकिन जब अनीता की मौत बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थितियों में हुई तो तुम्हें इस बात का शक क्यों है?
क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जगत नारायण फैमिली ने अपनी बहू की हत्या की है? सिर्फ मुझे ही नहीं डैडी, बल्कि इंस्पेक्टर अंकल और अनीता भाभी के मायके वालों को भी इस बात का पूरा शक है। ये बात पूरा मोहल्ला जानता है कि जगत नारायण फैमिली के लोग कितने लालची किस्म के हैं। खैर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ डैडी, जो लोग सुनील का रिश्ता लेकर आए हैं उन्हें आप ये रिश्ता करने से मना कर दें। लड़की के पिता आपके दोस्त हैं, वे लोग आपकी बात ज़रूर मानेंगे। देखो बेटा, मैं जानता हूँ जगत नारायण लालची किस्म का है, लेकिन सबूत के बिना किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। प्लीज़ डैडी। राम प्रकाश चूंकि एक वकील थे तो वह बिना किसी सबूत के कोई भी कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु मोहन के आग्रह के सामने उन्हें हथियार डालने पड़े। उन्होंने मोहन से वादा किया कि जब तक वह अपने संदेह का निवारण नहीं कर लेगा, राम प्रकाश उस रिश्ते को पक्का नहीं होने देगा। मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। चलो, ये एक काम तो निपटा। अब इंस्पेक्टर अंकल से मिलकर डॉक्टर डंगवाल से और भुगतते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे मोहन सोहन के पास पहुंचा। मोहन उसे साथ लेकर इंस्पेक्टर पंडित से मिलने जा पहुंचा। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम। मोहन सोहन ने पंडित को बताया कि वह किस उद्देश्य को लेकर उसके पास आए। काम तो ज़रा मुश्किल है। इस तरह हम बिना किसी अधिकार के डॉक्टर के क्लिनिक का रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ तो करना ही होगा अंकल। उन दोनों को वहां बैठाकर इंस्पेक्टर पंडित 2 सिपाहियों के साथ डॉक्टर डंगवाल के क्लिनिक में आ धमके। डॉक्टर डंगवाल अभी आए नहीं थे। एक चपरासी और एक नर्स उन्हें वहां मिले। सिस्टर, हमें सूचना मिली है कि पिछले हफ्ते डाकू जब्बर सिंह की बाह में गोली लगी थी, तो उसने यहाँ इलाज करवाया था। आपकी सूचना गलत है इंस्पेक्टर। हम ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करते। आप अपने मरीजों का कोई रिकॉर्ड तो रखते ही होंगे? जी हाँ, रखते हैं। तो आप कृपया करके मुझे वह दिखा दें, मेरी तसल्ली हो जाएगी। जब हम ऐसा काम करते ही नहीं तो घबराना कैसा, आइए। डॉक्टर डंगवाल की नर्स इंस्पेक्टर को एक फाइलिंग कैबिनेट के पास ले गई। ये देखिए, यहाँ रिकॉर्ड की फाइलें रखी हैं, आप देख लीजिए। मैं ज़रा क्लिनिक की सफाई इत्यादि करवा दूँ। धन्यवाद। कैबिनेट के हर दराज पर नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार अक्षर लिखे थे। नर्स जैसे ही बाहर गई, इंस्पेक्टर ने एक ही अक्षर वाली दराज खींच ली। जल्दी इंस्पेक्टर को अनीता का कार्ड मिल गया। ओह, तो डॉक्टर ने मोहन सोहन से झूठ बोला था। कार्ड के अनुसार तो अनीता को कोई घातक रोग नहीं था। इसका मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी झूठा ही होगा। कार्ड अच्छी तरह से देखने के बाद इंस्पेक्टर बाहर आ गया। क्षमा करें सिस्टर, उनमें तो जब्बर सिंह का कार्ड नहीं है। आपके इन्फॉर्मर को गलतफहमी हुई लगती है। जी हाँ, हो सकता है। मैं फिर से पूछताछ करूंगा। वैसे सहयोग के लिए धन्यवाद। डॉक्टर के यहाँ से इंस्पेक्टर पंडित सीधा थाने आया। तुम लोगों का संदेह ठीक निकला। डॉक्टर के कार्ड के अनुसार अनीता को ऐसा कोई भी रोग नहीं था। अब तुम लोग जाओ, मैं अपने ऑफिसरों से बात करके इस केस की फाइल पुनः खुलवाता हूँ। आप अपने ढंग से कोशिश कीजिए अंकल, हम अपने ढंग से कोशिश करते हैं। गुड बाय। मोहन सोहन पुलिस थाने से बाहर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है? अब पहले ठेकेदार लक्ष्मण दास से मिलने चलते हैं, फिर जगत नारायण की बेटी मीनाक्षी से मिलने चलेंगे। कुछ ही देर में वह कचहरी के बाहर स्थित कैंटीन में ठेकेदार लक्ष्मण दास के साथ बैठे थे। बेटा, वकील साहब ने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, बोलो क्या बात है? आप अपनी लड़की की जगत नारायण के लड़के सुनील के साथ रिश्ते की जो बात चला रहे हैं, प्लीज़ उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि जगत नारायण के परिवार में सभी लोग कितने लालची किस्म के इंसान हैं। 3 महीने पहले उनकी बहू की मृत्यु हुई है और इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने उसकी हत्या की है। पुलिस की जांच अभी जारी है, देखें क्या परिणाम निकलता है। देख लो बेटे, कहीं ऐसा ना हो इतना अच्छा लड़का और घर हाथ से निकल जाए। अगर एक लड़का हाथ से निकल गया तो इससे अच्छा लड़का भी मिल सकता है, लेकिन भगवान न करे अगर लड़की को। बस बस, इससे आगे कुछ मत कहना। मैं आज ही उन्हें रिश्ते के लिए मना करवा दूंगा। ठेकेदार के जाने के बाद चलो, ये तीर तो निशाने पर लगा। देखना इस रिश्ते के टूटने पर जगत नारायण किस बुरी तरह तिलमिलाते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो अभी वहीं की वहीं है। अनीता भाभी की हत्या का एक भी सबूत हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी तिल इसी सिलसिले में तो मैंने मीनाक्षी दीदी से मिलना चाहता हूँ। आओ चले। अगले पल मोहन सोहन की मोटरसाइकिलें सड़क पर दौड़ रही थी। लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि मीनाक्षी दीदी हमारी योजना में शामिल होकर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी? मैं जानता हूँ मीनाक्षी जगत नारायण की सबसे बड़ी लड़की है, किंतु उसका स्वभाव इस परिवार से बिल्कुल अलग है। वह कभी अन्याय का साथ नहीं देती। जब उसे पूरी बात पता चलेगी तो वह ज़रूर हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगी। मोहन वह सोहन नहीं जानते थे कि कुछ गुंडे उनके पीछे लग चुके हैं, जिनके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। फिर भी सोच लो मोहन, अगर मीनाक्षी दीदी ने जगत नारायण के सामने भेद खोल दिया तो हमारी सारी स्कीम मिट्टी में मिल जाएगी। तुम बेफिक्र रहो सोहन। तभी मोहन चौंका। अरे,
लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। वह चारों मोटरसाइकिल सवार उन्हें घेरते हुए बिल्कुल उनके सिर पर पहुंच चुके थे। सावधान सो मोहन, इन लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। घबराओ मत, हम लोगों की हथेली की खुजली भी बहुत दिनों से मिटी नहीं है। आज मौका आ गया है। कुछ क्षण बाद ही चारों मोटरसाइकिल सवारों ने मोहन तथा सोहन को घेरे में लेकर उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों प्यारे भाई, तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? सूरज से आप चारों ही हमें लुटिया चोर नजर आ रहे हैं। बकवास, अपनी जान की खैर मनाओ। अरे ये तो गुर्राता भी है। गुर्राता ही नहीं है, शायद अभी काटेगा भी। पकड़ो इन हरामजादों को और तब तक मारो जब तक कि इनके हाथ पैर ना टूट जाएं। मोहन व सोहन पूरी तरह सतर्क थे। वह मोटरसाइकिल सवार भला क्या जानते थे कि वह दोनों कितने खतरनाक किस्म के लड़ाके भी थे। वे चारों तो उनके सामने मच्छर जैसी औकात रखते थे। मोहन व सोहन ने बाकायदा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी। इससे पहले कि वह चारों कोई हरकत कर पाते, मोहन व सोहन उन पर जंप लगा गए। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आ टिशू टिशू, भड़ाक भड़ाक, आए मरा। कुछ देर बाद ही उन चारों आक्रमणकारियों की समझ में यह बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि उन दोनों लड़कों से निपटना उनके वश से बाहर की बात थी। अतः तीन जान बचाकर भागे, लेकिन चौथा मोहन सोहन के कब्जे में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं तुमसे टकराया। आइंदा मैं कभी तुम्हारी परछाई के पास भी नहीं फटकूंगा मेरे बापों। छोड़ देंगे बेटा, लेकिन पहले इतना बता दो कि तुम लोगों ने किसके कहने पर हमारे ऊपर हमला किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये इस तरह कुछ नहीं बकेगा सोहन, पहले इसकी अकल ठिकाने लगाओ। फिर उस आक्रमणकारी को थोड़ा सा टॉर्चर करते हुए सच्चाई उगलने पर तैयार हो गया। हमें जगत नारायण ने तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए 1,000 रुपये दिए थे। जगत नारायण? ओह, इसका मतलब यह हुआ कि जगत नारायण को हम लोगों से खतरा पैदा हो गया है और वह इस तरह हमें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। उसकी इस हरकत से तो यही लगता है। फिर दोनों ने उस आक्रमणकारी को बेहोश करके वहां छोड़ा और भी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जल्दी वह सेठ जगत नारायण की लड़की मीनाक्षी की ससुराल जा पहुंचे। मीनाक्षी की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व एक संपन्न परिवार में हुई थी। उसके पति का नाम रमेश था। अरे मोहन भैया, आओ आओ। नमस्कार दीदी। थोड़ी देर में मीनाक्षी की सास भी आ गई। क्या हुआ बहू, कौन है ये मोहन है माता जी, और साथ में शायद इसका दोस्त सोहन है। ये मेरी गली में रहता है। बैठो बेटा, मैं अभी तुम लोगों के लिए शरबत लाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, हम रहने दो भैया, रहने दो भैया। बड़ी बहन के सामने औपचारिकता नहीं चला करती। शरबत पीने के कुछ देर बाद मोहन ने बात शुरू की। मैं यहाँ आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ दीदी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंसानियत का साथ देंगी। तुम मुझे ये तो बताओ मोहन भैया कि आखिर बात क्या है। जब तक मुझे पूरी बात पता न चले मैं तुम्हें इस संबंध में क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये बात तो मैं भी समझ चुकी हूँ कि तुम लोग किसी न किसी ज़रूरी काम से मेरे पास आए हो। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या बात है। बात मीनाक्षी दीदी के पिता जगत नारायण जी से संबंध रखती है माँ जी। कहीं तुम अनीता भाभी की मौत के संबंध में तो कुछ नहीं कहना चाहते हो मोहन भैया? ओह, तो क्या मीनाक्षी दीदी को ये बात मालूम है कि अनीता भाभी स्वाभाविक मौत नहीं मरी बल्कि उनकी हत्या की गई है? मगर कैसी? अनीता की हत्या का क्या रहस्य था? क्या उसकी हत्या सिर्फ दहेज के कारण की गई थी? जगत नारायण व उसके परिवार का क्या हुआ? क्या उन्हें निर्दोष बहू की हत्या की सजा मिल सकी? अगर हाँ तो कैसे? मोहन व सोहन ने उन लोगों के खिलाफ कैसे सबूत जुटाए? मीनाक्षी को बहू वह अपनी कौन सी स्कीम में शामिल करना चाहते थे? इंस्पेक्टर पंडित ने क्या किया? डॉक्टर डंगवाल का क्या हुआ? निर्दोष व मासूम अनीता का खून आगे चलकर क्या रंग लाया? इस प्रकार के बहुत से अनगिनत सवालों के जवाब जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के अगले सेट में पढ़ें बहू का इंतकाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मोहन सोहन सीरीज की अगली कॉमिक्स और इस कॉमिक के अगले भाग बहू का इंतकाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।